आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं डढ़ावा न्यूज़। आज हम बात करेंगे भारत में जजों की मिल्कियत यानी उनकी संपत्ति को लेकर एक ऐसा मुद्दा जो न सिर्फ हमारी न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि उस आम जनता के भरोसे का भी इम्तिहान लेता है जो सालों तक न्याय की उम्मीद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश में चल रहे न्यायिक सुधारों के बीच क्या जजों की संपत्ति सार्वजनिक करना सिर्फ एक औपचारिकता है या वाकई इससे जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास पड़ताल और देखते हैं कि भारत की न्यायपालिका में पारदर्शिता का सूरज कितनी रोशनी लेकर उग रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 769 यानी 769 में से केवल 95 यानी 95 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति और देनदारियां सार्वजनिक की हैं। यानी सिर्फ 12% उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्तियां घोषित की हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा अग्निकांड की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्तियों के सार्वजनिक घोषणा की प्रतिबद्धता जताई थी। इस विवाद ने भारत की उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। विदित रहे कि 14 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवासीय परिसर में स्थित गोदाम में आग लगने और वहां से कथित रूप से बोरियों में करोड़ों की अधजली नोट मिलने की घटना से एक सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले को लेकर 3 जजों की समिति के आंतरिक जांच का इंतजार है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को की उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की अधिसूचना जारी की, जहां वो पहले ही न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की पूर्व सिफारिश के अनुरूप लिया गया। अब आइए जान लेते हैं कि हाई कोर्ट्स के जजेस का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कैसे होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से राय लेकर किसी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कई पेच हैं, लेकिन अमूमन कोलेजियम की सिफारिश के बाद कानून मंत्री उसकी समीक्षा करते हैं और प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस सिफारिश को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देते हैं। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद स्थानांतरण को राजपत्र यानी गजट में औपचारिक रूप से जारी कर दिया जाता है और तब ये जज नए हाई कोर्ट में अपना पदभार ग्रहण करते हैं। अब ये तो रहा पूरा मामला कि एक हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर कैसे हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर उठ रही चिंताओं और इसके समाधान पर। दरअसल मोदी सरकार ने 2014 में न्यायिक नियुक्तियों में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा था। अगस्त में संसद ने संविधान, जिसे 99वां संशोधन 99th अमेंडमेंट कहते हैं, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC अधिनियम 2014 पारित किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई। NJAC का अध्यक्ष भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी CJI को बनाया गया था और इसके अन्य सदस्य थे सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित नागरिक समाज के सदस्य। इनमें से एक सदस्य का नामांकन CJI, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा किया जाना था, जबकि दूसरा सदस्य SC, ST और OBC से होना था या महिला होना मैंडेटरी था। यह संशोधन राजनीतिक दृष्टि से अभूतपूर्व एकरूपता के साथ पारित हुआ। संसद में 543 सदस्यों में से लगभग सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया।
केवल वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने उस वक्त इसका विरोध जताया था। इसके बाद इसे 16 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदन प्राप्त कराया गया। हालांकि इसके लागू होने के कुछ ही दिनों के भीतर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, और जिस पर मुख्य आपत्ति ये थी कि एनजेएसी के किसी 2 असहमत सदस्यों को दी गई वीटो शक्ति के कारण कानून मंत्री और 2 गैर न्यायिक सदस्य मिलकर आयोग में न्यायपालिका के बहुमत को निष्प्रभावी बना सकते थे। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया कि एनजेएसी असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। पीठ ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि कानून मंत्री या गैर न्यायिक सदस्यों को दी गई वीटो शक्ति एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकारों को चुनौती दे सकती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप संभव है। अब हम मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं और बात करते हैं जजों की मिल्कियत के बारे में। भारत के 25 न्यायालयों में वर्तमान में कार्यरत 769 न्यायाधीशों में से केवल 95 यानी मात्र 12% ने ही अपनी संपत्ति और देनदारियां आधिकारिक वेबसाइटों पर सार्वजनिक की हैं। यानी पब्लिक फोरम पे अब हम 12% जजेस की उनकी जाती मिल्कियत चल अचल संपत्ति के बारे में जान सकते हैं। इस स्थिति की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल को हुई एक फुल कोर्ट मीटिंग में सर्वोच्च न्यायालय के सभी 33 कार्यरत न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिक करने पर सहमति जताई। मौजूदा हालात में जिन 6 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति घोषित की है, उनमें केरल उच्च न्यायालय सबसे आगे है। वहां 44 में से 41 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति घोषित की है, जो कि 93% से ज़्यादा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है, जहां 12 में से 11 जजेस ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, जो 91% है। इसके विपरीत कुछ उच्च न्यायालयों में ये आंकड़ा काफ़ी कम है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केवल 16 में से 1 जज ने संपत्ति घोषित की है, जबकि मद्रास हाईकोर्ट में ये संख्या 65 में से केवल 5 है। दिल्ली उच्च न्यायालय में 38 में से केवल 7 जजेस ने संपत्ति घोषित की है, जो 2018 के मुकाबले में बड़ी गिरावट है, जब 35 में से 29 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की थी। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अभिलेखागार आर्काइव में 64 पूर्व न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाएं दर्ज हैं, जिनमें से कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, स्थानांतरित किए गए हैं या सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हो गए हैं, और कुछ घोषणाएं फरवरी 2010 तक की हैं। लेकिन वर्तमान आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से 30, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है, जो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई। 1 अप्रैल को हुई हालिया फुल कोर्ट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। सभी 33 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने पर सहमति जताई। तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही ये घोषणाएं सार्वजनिक कर दी जाएंगी। अगस्त 2023 में एक संसदीय अस्थायी समिति ने न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके सुधार नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कानून में बदलाव की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में सरकार से आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के लिए वार्षिक संपत्ति घोषणाएं अनिवार्य की जाएं। समिति ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तक दिया है कि जनता को जानने का अधिकार है कि संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति क्या है। यदि ऐसा है तो ये तर्कहीन है कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और देनदारियां घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर है और सरकारी खजाने से वेतन प्राप्त कर रहा है, उसे अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति की वार्षिक घोषणा करनी चाहिए।
समिति यही नहीं रुकी, उसने ये भी इंगित किया कि सिविल सेवकों पर भी पहले से ये नियम लागू है कि वे हर साल अपनी संपत्ति घोषित करें। दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपनी अपनी आचार संहिता के मुताबिक नियमित रूप से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करते हैं। समिति ने आगे कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति की नियमित घोषणा और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने की एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे तामझाम के बाद क्या भारतीय न्याय प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और वो आम जनता जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते और इंसाफ की उम्मीद में अपनी जमीन तक गिरवी रख देती है और जिन्हें अनगिनत बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या वो जजों पर भरोसा कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन्हीं सब सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में आप किस तरह का सुधार देखना चाहते हैं और क्या आप देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था से संतुष्ट हैं। ऐसी ही खबरों के लिए डढ़ावा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।